नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखना कितना जरूरी है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामेश्वर में पैदा हुआ, जहां बचपन में पैसों की तंगी थी, जहां हर दिन संघर्ष था। वे कैसे भारत का राष्ट्रपति बन गया, कैसे उसने भारत को मिसाइल पावर बनाया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। आज हम डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी को एक दोस्त की तरह समझेंगे, उनके बचपन से लेकर उनकी आखिरी सांस तक। तो कुर्सी को पेटी से बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक होने वाला है। चलिए, कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के खूबसूरत रामेश्वर में। यहीं पर डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ, एक ऐसे तमिल मुस्लिम परिवार में जहां प्यार तो बहुत था पर पैसा कम। उनके पिता जैनुल-उब्दीन नब के मालिक थे और साथ में मस्जिद के इस्लाम भी। माँ असियाम एक हाउसवाइफ थी। डॉक्टर कलाम अपने 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनका परिवार कभी बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन 1914 में पंजाब ब्रिज बनने के बाद उनका बिजनेस थोड़ा ठप हो गया और बस यहीं से शुरू हुआ आर्थिक तंगी का दौर। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल जाना है, पढ़ना है, लेकिन घर की मदद के लिए उसे अखबार बांटने पड़ते थे। जी हाँ, डॉक्टर कलाम स्कूल जाते हुए अखबार बांटते थे। यह उनकी जिंदगी का पहला बड़ा संघर्ष था, जिसने उन्हें सिखाया कि मेहनत और अनुशासन कितनी जरूरी है। रामेश्वर एक ऐसी जगह थी जहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। उनके पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया कि हर धर्म का सम्मान करो। यही सीख बाद में डॉक्टर कलाम के जीवन का आधार बनी। स्कूल में वे कोई बहुत होशियार बच्चे नहीं थे, पर गणित और साइंस में उनकी खास रुचि थी। वे हमेशा आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर सोचते थे, काश मैं भी ऐसे उड़ पाता, और शायद यहीं से उनके अंदर उड़ान भरने का सपना पलता गया। अब बारी आती है डॉक्टर कलाम की पढ़ाई की। यह सफर भी आसान नहीं था। 1954 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका दिल तो कहीं और था, उड़ने वाली मशीनों में। इसलिए 1955 में वे मदरसा यानी चेन्नई आ गए और मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यहाँ असली इम्तिहान शुरू हुआ। पैसे इतने कम थे कि अक्सर लंबी दूरी पैदल तय करते थे। कभी कभी तो एक टाइम का खाना खाकर ही काम चलाना पड़ता था। एक बार की बात है, एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट था और डीन ने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया। बाकी सब घबरा गए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने दिन रात एक करके उससे पूरा कर दिया। डीन खुद हैरान रह गया। 1960 में जब वे MIT से ग्रेजुएट हुए तो उनका सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का। उन्होंने एग्जाम भी दिए, पर किस्मत थोड़ी खराब थी। 8 सीटें थी और उनकी रैंक थी 9वीं। वे चूक गए 1 सीट से। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन डॉक्टर कलाम हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने इस असफलता को भी एक सीख की तरह लिया और अपनी राह बदल दी। आपको बता दे, बाद में उन्होंने 40 से ज्यादा डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वे भी दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से। सोचिए, एक छोटा सा सपना कैसे इतना बड़ा हो जाता है। तो पायलट तो नहीं बन पाए, पर डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी। 1960 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में साइंटिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। शुरुआत में वे छोटे छोटे होवरक्राफ्ट डिजाइन पर काम कर रहे थे, पर उन्हें लगा कि ये वे नहीं है जो वे करना चाहते हैं। यहाँ भी मुश्किलें कम नहीं थी। पैसे की कमी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर, ये सब उन्हें थोड़ा निराश कर रहे थे। लेकिन 1963 से 64 में उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। नासा के लैग्रेंज रिसर्च सेंटर और ग्राडेड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वहाँ उन्होंने रॉकेट प्रोपल्शन को करीब से देखा और उन्हें एक नई प्रेरणा मिली। 1969 में वे इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में आ गए। यहाँ उन्होंने थोम्बा इलेक्ट्रोवेलिया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर काम किया। फिर से वही चुनौतियाँ, फंडिंग, टेक्नोलॉजी। 1970 के दशक में जब वे प्रोजेक्ट डेविल और डेविलियंट पर काम कर रहे थे, तो उन्हें भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइलें बनानी थी, पर सरकार से फंडिंग नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उन्हें समझाया। ये सब काम इतने सीक्रेट थे कि आम लोगों को पता भी नहीं था, पर डॉक्टर कलाम का धैर्य और लगन ने इन मुश्किलों को पार किया। उन्होंने सिखाया कि मुश्किलों से घबराना नहीं, बल्कि उनसे सीखना है। और फिर आया हुए दिन 1980।
जब डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया और रोहिणी सैटेलाइट को सफलता अंतरिक्ष में भेजा गया। और फिर आया हुए दिन 1980। ये ऐतिहासिक पल था। भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया था जो अपना सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकते थे। 1980 के दशक में उन्होंने एक और कमाल का काम किया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया। इसी प्रोग्राम से निकली हमारी वो मिसाइल जिनके नाम से दुश्मन कांपते हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। और 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, इसमें भी डॉक्टर कलाम की भूमिका बहुत अहम थी। भारत एक परमाणु शक्ति बन गया। हाँ, इसके बाद देशों ने हम पर कुछ प्रतिबंध लगाए, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। 1992 से 1999 तक वे DRDO के डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे। कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ मिसाइल ही नहीं बनाई बल्कि आम लोगों के लिए भी काम किया। उन्होंने कलम राजू स्टैंड बनाया जो दिल के बीमारियों के इलाज में कम लागत वाला था। और फिर 2012 में वे कलम राजू टैबलेट ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए। इन शानदार कामों के लिए उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, साथ ही पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण भी मिला। और उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, यूनाइटेड माइंड्स, ये किताबें लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। अब वो वक्त आया जब देश ने एक वैज्ञानिक को सर्वोच्च पद पर बैठाने का फैसला किया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी अखबार बांटते थे वे देश के राष्ट्रपति बने। वे पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने और पहले अविवाहित राष्ट्रपति भी। उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों, खासकर बच्चों के लिए खोल दिया था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने 21 दया याचिकाओं को खारिज किए जिनमें से अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने हमेशा टेक्नोलॉजी विजन 2020 की बात की, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। 2007 में उन्होंने कहा कि वे दूसरा कार्यकाल नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वे राजनीति से दूर रहना चाहते थे और अपना बाकी जीवन सीखने और लिखने में बिताना चाहते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम रुके नहीं, उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। वे IIM शिलांग विजिटिंग प्रोफेसर बने, अन्ना यूनिवर्सिटी में ऑनरेरी प्रोफेसर और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले चांसलर भी। उन्होंने देश विदेश में लेक्चर दिए, कुंडकुलम न्यूक्लियर प्लांट का समर्थन किया। 2012 में उन्होंने एक बहुत ही खास मूवमेंट शुरू किया, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ था। वह चाहते थे कि हर कोई देश के लिए कुछ अच्छा करे। उनकी किताब ये मैनिफेस्टो फॉर चेंज ने बदलाव की वकालत की। डॉक्टर कलाम का जीवन जितना महान था उतना ही सरल भी था। वे शाकाहारी थे, नमाज पढ़ते थे, बीना बजाते थे और कर्नाटका संगीत सुनते थे। वे दिखाते थे कि महानता के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती। और फिर आया हुआ दुखद दिन 27 जुलाई 2015। शिलोंग के IIM में एक लेक्चर देते हुए क्रिएटिंग अ लिबरल प्लांट अर्थ पर डॉक्टर कलाम को अचानक हार्ट अटैक आ गया। 83 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके आखिरी शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। भारत ने 7 दिन का राजकीय शोक मनाया। रामेश्वर में जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वहां 3.5 लाख लोग मौजूद थे। डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी जयंती 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया है। हैदराबाद में मिसाइल कॉम्प्लेक्स उन्हीं के नाम पर है। नासा ने एक बैक्टीरिया का नाम सोलिब्लेसियस कालिम रखा है। सोचिए कितना बड़ा सम्मान मिला। और तो और पौधों और टाइडिग्रेड्स की नई प्रजाति का नाम भी उनके नाम पर रखे गए हैं। 2010 में आई फिल्म आई एम कलाम ने लाखों बच्चों को प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर आपके अंदर आग है तो आप किसी भी मुश्किल को पार करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अविस्मरणीय जीवन यात्रा। एक ऐसा सफर जहां गरीबी, संघर्ष, असफलताएं थी, पर उनसे भी बड़ी थी लगन, मेहनत और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत। उन्होंने हमें सिखाया कि सपने देखो और फिर उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहिए। धन्यवाद।